तो विद दी हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी हम वो एक बारी वो टॉपिक को भी रिकॉल कर लेंगे एंड एक बारी आपकी केस स्टडी भी रिवाइज हो जाएगी। सिर्फ यही एक पर्पस था ये क्लास लेने का, अदरवाइज आपकी क्लासेस, मैंने बोला कि संडे लास्ट क्लास है, ठीक है, फिर आज मैम को क्या हो गया डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे। तो सिर्फ यही एक रीजन था कि ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट वन है, ठीक है, इसको रिकॉल करना, इसके ऊपर केस स्टडी जो है बन सकती है, दैट्स वाई मैंने आज की क्लास कंडक्ट की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। एबीएम की है शाजिया मैम, एबीएम की क्लास है। एबीएम में आपका जो मॉड्यूल डी है, मॉड्यूल डी में आपका एक चैप्टर है रिलेटिंग विद रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू ऑफ, ठीक है, तो उसके साथ रिलेटेड है आज का जो ये केस स्टडी डिस्कस करना है हमने, ठीक है। ये हमने डिस्कस नहीं किया था मॉड्यूल डी की, जब केस स्टडीज डिस्कस की तब ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट्स वाई ये एक केस स्टडी जो है इन्वॉल्व की है मैंने, ठीक है। तो अभी क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों हम टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद केस स्टडी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल नॉर्म्स के साथ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट, आपको पता है अगर बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट। आप वो रिस्कों को क्या कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो? योर आंसर इज नो। हाँ, टू सम एक्सटेंट यू कैन मिटिगेट दैट रिस्क, अगर आप प्रॉपरली नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पॉलिसीज जो है अगर आप फॉलो करोगे तो आप वो रिस्क जो टू सम एक्सटेंट आप मिटिगेट कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो वो क्रेडिट है डिपॉजिट, वो जो पैसा है वो है डिपॉजिटर्स का, एंड इट्स योर लाइबिलिटी कि आपने मीट ऑफ करनी है ऑन डिमांड, या जो भी टाइम शेड्यूल रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपने जो लाइबिलिटी है वो मीट ऑफ करनी है। आपको पता अगर मैं क्रेडिट प्रोवाइड करूंगी या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं बैंक, डेफिनेटली रिस्क एसोसिएट रहता है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बैंक्स ने अश्योर करनी है, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट, रिस्क इज द पोटेंशियल लॉस एन एसेट और अ पोर्टफोलियो इज लाइकली टू सफर ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस। कोई एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो आपकी जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेस है, उसको लॉस फेस करना पड़ सकता है। ब्रॉड डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पे रिस्क की, ठीक है। रिस्क एलिमेंट इज मच मोर इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट नो डाउट इसका जो एम्फेसिस है ज्यादा देखने को मिलता है आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में, एज बैंक्स आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक मनी and as such management of public money calls for sound and efficient risk management technique। यही चीज मैंने आपको पहले बताई डिस्क्रिप्शन में कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, क्या वो बैंक का अपना पैसा है? नहीं, डिपॉजिटर्स का पैसा है, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ चलना है, क्योंकि रिस्क एसोसिएट है वो एक्टिविटी में, आपने ड्यू प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। सो वही चीज किसको आप क्या बोलते हो, रिस्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कि यहाँ तो हम क्या करें, जितना भी या तो कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज करें। जब आप कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे, जो भी आपका अल्टीमेट प्रॉफिट है उसको क्या कर लोगे, मैक्सिमम कर लोगे, ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल लोगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड्स हैं वो क्या रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। आपने किस तरीके से वो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है, उनको इन्वेस्ट करना है, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑप्टिमम रिजल्ट आउट ऑफ देम। दैट इज नोन एज कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई होप सो टर्म के साथ आप फैमिलियर हो। सो रिस्क मैनेजमेंट के मेनली दो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। एंड प्रेजर्वेशन एम्ड एट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, achieving acceptable level of risk. To some extent your firm will be able to handle the risk. After that there might be कि आप लॉस वाली कंडीशन में चले जाओगे, तो वो चीज से बचना पड़ेगा। Then earning stability, continue and sustain growth, ठीक है। तो ये आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज अ 3 tier प्रोसेस इन्वॉल्व। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज, क्या नेचर है रिस्क का। फिर उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट इज, मैग्नीट्यूड क्या है ये रिस्क का, उसको मेजर करोगे। सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, सेकंड फेज क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ दैट रिस्क। थर्ड, अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया उसका, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट ये हैम्पर कर सकता है एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। थर्ड स्टेप क्या होएगा, डेफिनेटली यू विल ट्राई योर बेस्ट टू कंट्रोल दैट रिस्क। तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो 3 यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे लिख रखे हैं इजी टू अंडरस्टैंडेबल हैं, आप इन सीक्वेंस ध्यान में रखोगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क, ठीक।
Then risk management structure. The concept of risk management was first time promoted by Basel Committee on Banking Supervision. अपने आप में ही इंपॉर्टेंट चीज है, फुल फॉर्म ध्यान में रखना है आपने. BCBS stand for what? It's a Basel Committee on Banking Supervision. Basel is a place in Switzerland. ठीक है. In 1985 ये कमेटी जो है ये कमेटी बनाई गई थी 1985 में. बेजल नाम की जगह है स्विट्जरलैंड में. Basel is a place in Switzerland where headquarter of a Bank for International Settlement is located. तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड में. बेजल 2 अकॉर्ड कैपिटल अकॉर्ड. तो हमने 1 by 1 करके आगे डिस्कस करना है कि बेजल 1 अकॉर्ड क्या था, क्या उसके लूप होल थे, या क्या हमने एक्सटेंशन की बेजल 2 में. बेजल 3 नॉर्म्स क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट वन इज योर बेजल 2 अकॉर्ड. तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है. Basel II Capital Accord 1988 recommended minimum capital requirement at 8% of total risk-weighted asset. Basel Committee identified 3 major type of risk. तो जितने भी आपके total risk-weighted assets हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा 9%. आप प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले अच्छे से टॉपिक समझ लीजिएगा. डेफिनेटली आपके जितना भी डाउट रहेगा ना रिलेटेड टू दैट इज क्लियर. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ चलते जाओ जैसे मैं आपको चीजों को बता रही हूँ. अब वैसे ही एक बार के लिए गो थ्रू कीजिए. ठीक है, जब हम टॉपिक खत्म कर लेंगे ना ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि 8% मैम ने यहाँ पे क्यों बताया. एंड नॉर्मली आप देखते हो, अगर मैं इंडिया की बात करूं, आपने पढ़ा होगा कि 9%, कई बार आप देखते हो कि 11% भी लगाते हैं. ठीक है, तो क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या कंडीशन रहती हैं, क्यों 8%, क्यों 9%, क्यों 11%, अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर मैं बेजल कमेटी की बात करूं, BCBS की बात करूं, इन्होंने रिकमेंड किया था कि कम से कम आपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करके रखनी है अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट, वो कितनी होनी चाहिए? 8%. लेकिन इंडिया में कितना इंप्लीमेंट करवाया गया आरबीआई के द्वारा? 9%. दैट्स वाई आप 9% आपको देखने को मिलता है. ठीक है, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए, मान लो स्टेटमेंट फॉर्म में मैं ही क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूं कि अकॉर्डिंग टू BCBS कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 9% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट, तो आप डेफिनेटली वो स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे. डेफिनेटली 100% मेरे को पता है कि वो स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बेजल कमेटी ने कितना रिकमेंड किया? 8%. ठीक है, अभी रिस्क वेटेड एसेट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज, कितने तरीके का रिस्क हो सकता है. पहले ये चीज आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या टोटल रिस्क एसोसिएट रहेगा. तो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो मेजरली जो रिस्क है. सबसे पहले है आपका क्रेडिट रिस्क, सेकेंड वन इज मार्केट रिस्क एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग रिस्क. तो 3 कैटेगरीज हैं, ध्यान में रखिएगा. आपसे डेफिनेटली किस फॉर्म में पूछा जाएगा? ऑड वन आउट में पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा नहीं है इसमें से. तो कौन से हैं वो आप अच्छे से कर लो. डेफिनेटली कौन सा नहीं है यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. ठीक है, क्रेडिट रिस्क, जब आपने क्रेडिट प्रोवाइड किया, सामने वाले बंदे ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की, तो एट दैट टाइम द रिस्क अराइजेस इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज क्रेडिट रिस्क. व्हेनेवर अ बैंक एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ लोन, क्रेडिट और अलाइक, देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन, क्रेडिट रिस्क इज क्रिएटेड. अगर तो पे कर दिया तो सही, नहीं किया तो रिस्क एसोसिएट है उसके साथ. देयर माइट भी चांसेस ना कि बंदा पे ना करे. क्रेडिट रिस्क जो है आपका 2 तरीके से हो सकता है, फंड बेस्ड लिमिट के केस में एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट के केस में. इन फंड बेस्ड लिमिट द क्रेडिट रिस्क इज द नॉन पेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बाय द बोरर एज पर द एग्रीड टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट. जब ड्यू डेट थी आपने पे नहीं किया, एट द टाइम द रिस्क अराइजेस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क इन केस ऑफ अ फंड बेस्ड लिमिट. In case of non-fund based limit, the credit risk arises as the customer may not reimburse the bank fully. Non-fund based में बेसिकली क्या रहता है? बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट का केस ले लो, बैंक गारंटी का केस ले लो, वो आपकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं. नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी एंड फंड बेस्ड फैसिलिटी कौन सी हुई? जहां पे वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बैंक की पॉकेट में से पैसा जाएगा, वो फंड बेस्ड. जब वो पॉइंट पे नहीं जाएगा, लेकिन इट्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट की, अगर इवेंट आपके फेवर या अगेंस्ट गया तो वो केस में आपकी लाइबिलिटी अराइज होएगी, वो पॉइंट पे आपको पे करना पड़ सकता है. दैट टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक इज नोन एज नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी. तो इस तरीके की जब फंड बेस्ड फैसिलिटी रहती है, जब कस्टमर के बिहाफ के ऊपर बैंक ने तो पे कर दिया, मीट ऑफ कर दिया, लेकिन क्या बैंक की लाइबिलिटी थी वो केस में? जैसे बैंक गारंटी, आई गेस मैंने आपको लास्ट सेशन में कि पता नहीं कल के सेशन में भी ये चीज बताई थी. अभी आपको हाँ आप ही को बताइए, शायद रिटेल बैंकिंग में डिस्कस किया हमें, मेरे को ध्यान में नहीं. जैसे मान लो ए ने बी को कोई पेमेंट करनी थी, ठीक है, कि मैं फ्यूचर में आपको पे करूंगा, बी को इन्होंने बोला,
एंड आफ्टर दैट बी को श्योरिटी नहीं थी, बी ने बोला कि आप मेरे को ऐसा ऐसा कीजिए, बैंक से गारंटी दिलवा दीजिए कि इन केस अगर आपने पे नहीं किया तो बैंक गारंटी लेंगे, बैंक विल एक्ट एज ए श्योरिटी कि मेरे को पेमेंट कर देंगे। जब ड्यू डेट आई, लाइबिलिटी किसकी थी? पर्सन ए की। इन्होंने अपनी लाइबिलिटी मीट ऑफ नहीं की, इन्होंने पे नहीं किया, डेफिनेटली बैंक की रेपुटेशन का सवाल है। इन्होंने बैंक गारंटी दे रखी है इन दिस केस, तो ये केस में बैंक पेमेंट करेंगे किनको? पर्सन बी को। लेकिन क्या अल्टीमेट लाइबिलिटी बैंक की थी? बैंक ने तो अल्टीमेटली रीइंबर्स करना है ना अपना जो भी डेट है, किन से? एक्स से। अगर वो टाइम पे एक्स ने ए ने पेमेंट नहीं की तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो टाइम पे ऊपर जो आपका रिस्क राइज होएगा दैट इज नोन एज क्रेडिट रिस्क इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है, अराइजेज एज द कस्टमर मे नॉट रीइंबर्स द बैंक फुली इन केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी और डेवलपमेंट ऑफ एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। जब इन्होंने मीट ऑफ कर दिया अपना, ठीक है, जो भी इनका प्रॉमिस था, गारंटी दी थी, आफ्टर दैट आपने रीइंबर्स नहीं किया, एट दैट टाइम द रिस्क राइजेज इज नोन एज क्रेडिट रिस्क इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी जो है रिस्क की दैट इज मार्केट रिस्क। मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से जो रिस्क एसोसिएट होएगा, ठीक है, प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज मार्केट रिस्क। सो रिस्क टू अ बैंक फाइनेंशियल कंडीशन दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस, एक्टिंग ट्रेडिंग इन करेंसी, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट मार्केट, मिसमैच इन मेच्योरिटी पैटर्न ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी, lending to a particular industry etc. are the potential area for market risk। ठीक है, इन कारणों की वजह से हो सकता है मार्केट रिस्क अराइज हो। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क कब अराइज होएगा? ड्यू टू जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, डेली ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो आपने परफॉर्म करने हैं, अगर आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे एट द टाइम द रिस्क अराइजेज इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क। The risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal process, internal machinery, technological error, people's fraud, whatever may be the reason, ठीक है, internal process, people and system, or from external event, they include risk link with internal and external fraud। मतलब दोनों ही तरीके हो सकते हैं, internally भी and externally भी। that type of risk is known as operating risk, जहां पे आपका internal process, people, system, ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। anyhow they are not able to perform their task efficiently, they are failed to perform their task, ठीक है, like clients, products, business practices, business disruption and system failure, employment practices and workplace safety, damage to physical assets, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऑपरेटिंग रिस्क अराइज हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो तीन कैटेगरी हमने डिस्कस की ना रिलेटिंग टू रिस्क, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बीसीएसबी के द्वारा है, सॉरी बीसीबीएस के द्वारा है कि कितने तरीके का रिस्क होता है। आरबीआई ने दो कैटेगरी के जो रिस्क हैं और आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले है आपका लिक्विडिटी रिस्क, सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये किन्होंने बताए हैं? मोर रिस्क किन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं? आरबीआई ने। अभी जब स्टेटमेंट बनानी होगी या क्वेश्चन बनाना होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करूंगी मैं कि बताओ कि बीसीबीएस ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया रिस्क को या कितने टाइप का रिस्क है, तो उसमें मैं पांचों के पांचों मेंशन कर दूंगी एंड ऑप्शंस डाल दूंगी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे करके ऑप्शंस डाल दूंगी जिसमें से एक ऑप्शन रहेगी जिसमें पांचों ऑप्शन होंगे एंड वन को में आपको लगेगा कि पांचों के पांचों सही है क्योंकि हमें तो मैम ने सारे करवाए हैं। तो बीसीबीएस ने सिर्फ 3 कैटेगरी बताई है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया रिस्क को। आरबीआई ने 2 और आइडेंटिफाई किए हैं, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा आरबीआई के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो 2 कैटेगरी है, बीसीबीएस के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो 3 है, ओवरऑल कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा कि कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, फिर 5 बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब क्या रहता है? टू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी of a bank to meet its contractual obligation like mismatch in inflow outflow from assets and liabilities of deposit on a due date on demand, ability to honor loan, CC commitments etc। मतलब यहाँ पे क्या कि ऑन डिमांड व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट ऑफ योर लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी साथ साथ ही चलती है ना, आपके पास अनफ एसेट्स नहीं है टू कन्वर्ट इनटू कैश सो दैट यू विल बी एबल टू मीट ऑफ योर लाइबिलिटी, तो लिक्विडिटी क्रंच वाली सिचुएशन में आ जाओगे। एट दैट टाइम द रिस्क राइजेस इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क।
risk due to adverse movement in the interest rate impacting profitability. Bank keep on monitoring their deposit portfolio with reference to its volume, maximum maturity, holding period, duration, etc. These above two risks are managed by asset liability committee of the bank. जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, they are managed by asset liability committee. Bank have formulated roadmap for implementation of guidelines issued by RBI on asset liability management and risk management system, known as Basel III guidelines. Investment policy, loan policy, term loan policy has been articulated and the progress in implementation of these guidelines is a review by the board of the bank. Risk management committee has been constituted in several banks to ensure adherence to various parameter and prudential limit by operating department. अभी डिस्कस करने हैं हमने बेसल 3 नॉर्म्स. तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसल 3 नॉर्म का? टू इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब शॉक अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस. तो रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया ना. डेफिनेटली वो चीज के साथ डील करने के लिए, टैकल करने के लिए आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स के साथ फॉलो करना है, जिसमें से वन ऑफ है आपका बेसल नॉर्म्स. ठीक है. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पिल ओवर फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर टू द रियल इकोनॉमी, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है बेसल नॉर्म्स लाने का. देन बेसल अभी गाइडलाइंस बेसिकली हैं क्या? See, Basel guideline refer to broad supervisory guideline formulated by this group of central bank. I guess 10 central bank के governors की committee है वो, and called the Basel Committee on Banking Supervision. The set of arrangement by BCBS which mainly focus on the risk to the bank and financial system are called Basel Accord. तो किसको बोलते हो आप Basel Accord? Basel Accord नाम की टर्म सुनिए ना आपने, जहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, एग्रीमेंट्स, किस तरीके से आपने डील करना है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, ये सारी चीजें हैं, दैट इज नोन एज Basel Accord. The purpose of the accord is to ensure that financial institutions have enough capital on account to meet obligation and absorb unexpected loss. यही तो आपका मेन है ना कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि इतना तो आपने मेंटेन करके रखना ही रखना है अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट. ठीक है. India has accepted Basel Accord for the banking system. In fact, on a few parameters, RBI has prescribed stringent norm as compared to the norms prescribed by BCBS. हम देखेंगे कि किस तरीके से कि BCBS ने क्या रिकमेंड किया एंड RBI ने क्या इम्प्लीमेंट करवाया. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसल 1 नॉर्म्स 1988 में इंट्रोड्यूस किए गए. BCBS इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, ऑल्सो कॉल्ड बेसल 1. It focused almost entirely on credit risk. It identified capital and structure of risk weight for bank. The minimum capital requirement was fixed 8% of risk weighted asset. Risk weighted asset with different risk profile. अभी जरूरी नहीं कि जितना भी आपने एसेट बेसिकली क्या है, एसेट लोन्स एंड एडवांसेस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं वो एसेट्स हैं, तो हर एक लोन्स एंड एडवांसेस के साथ रिस्क एसोसिएट है, ये बात का तो आपको पता है. लेकिन क्या सेम जो एक्सटेंट है, सेम जो लेवल है वो रिस्क एसोसिएट है? नहीं. डिफरेंट लेवल के ऊपर आपका जो रिस्क है वो एसोसिएट है विद दैट एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट बैक बाय कोलैटरल वुड कैरी लेसर रिस्क एज कंपेयर टू पर्सनल लोन जो अनसिक्योर रहते हैं विच हैव नो कोलैटरल. इंडिया अडॉप्टेड बेसल गाइडलाइन इन 1999. ठीक है. अभी बेसल 2. Basel II guidelines were published by BCBS, which were the refined and reformed version of Basel I Accord. Definitely जब एक चीज में आपको कुछ लूप होल, कुछ आपको लैक देखने को मिलता है, उसी का इम्प्रूवमेंट रहता है उसका सेकेंड वर्जन. ठीक है. So Basel II guidelines were published by BCBS, which were the refined and reformed version of Basel I Accord. The guidelines were based on 3 parameters which committee call its pillar. ठीक है. तो कौन सा जो आपका बेसल अकॉर्ड है जिसमें 3 पिलर के बारे में बताया गया है या 3 पिलर्स का जिक्र है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है. बेसल 2 अकॉर्ड ध्यान में रखिएगा. ठीक है. तो 3 पिलर के बारे में बताया बेसल 2 में. कौन कौन से हैं वो 3 पिलर? कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन. आई डोंट थिंक सो कि विद द हेल्प ऑफ देयर नेम आप इनका मीनिंग ड्राइव नहीं कर पा रहे होंगे. यू विल बी एबल टू रिलेट विद द टर्म्स. ध्यान में बस क्या चीज रखना है कि ये जो 3 पिलर हैं बेसल 2 अकॉर्ड के तहत जो है सामने आते हैं. ठीक है. कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट. Supervisory review, according to this, bank were needed to develop and use better risk management technique in monitoring and managing all the 3 type of risk that a bank face.
दे आर क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल। आई होप सो आप तीनों के साथ अभी फैमिलियर हो, ठीक है। Then market discipline. This needs increased disclosure requirement. Bank need to mandatorily disclose their capital adequacy ratio, CAR, risk exposure, etc. to the central bank. Then Basel third norm. In 2010, Basel third guidelines were released. These guidelines were introduced in response to the financial crisis 2008. A need was felt to further strengthen the system as a bank in developed इकोनॉमीज वर अंडर कैपिटलाइज्ड, ओवर लिवरेज, डेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड हैड अ ग्रेट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग. Also, the quantity and quality of capital under Basel II were deemed insufficient to contain any further risk. The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters like capital, leverage, funding and liquidity. तो ये है आपका Basel III नॉर्म. अब ये जो 3 पिलर डिस्कस किए ना हमने मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड के रिलेशन में, इसमें से पहला जो पिलर है दैट इज रिलेटिंग विद मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, तो उसको ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल. क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि टियर 1 कैपिटल कंप्राइजेस व्हाट, टियर 2 कैपिटल कंप्राइजेस व्हाट. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टियर 1 कैपिटल आपने कितना मेंटेन करके रखना है, टियर 2 कैपिटल आपने कितना मेंटेन करके रखना है. गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. सो टियर 1 कैपिटल, यहां मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल. टियर 1 कैपिटल जो आगे फर्दर डिवाइड है 2 कैटेगरीज में, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, एडिशनल टियर 1 कैपिटल, एंड टियर 2 कैपिटल, यहां आप इसको बोल सकते हो गोइंग कंसर्न कैपिटल. टियर 1 कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज गोइंग कंसर्न कैपिटल, टियर 2 कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज गोइंग कंसर्न कैपिटल. जैसे आपको मैच में बोल लिया जाए है ना कि बताइए, तो रिवर्स करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टियर 1 कैपिटल इज नोन एज गोइंग कंसर्न कैपिटल. इन दैट सिचुएशन योर आंसर इज नो, ठीक है. बैंक यहाँ पे क्या है, सीसीबी भी मेंटेन करते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर. मतलब जैसे आपने इतना तो कैपिटल मेंटेन करके रखना ही है ना, कि इतना तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि आपने मेंटेन करके रखनी है. एक बफर जोन भी मेंटेन करके रखना है. बफर जोन डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है ना, जो भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज रहेंगी उनको मैनेज करने के लिए, ये तो आपने मेंटेन करके रखना ही है. साथ ही साथ कुछ परसेंटेज आपने बफर जोन का भी मेंटेन करके रखना है कि इन केस अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज हो जाए, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन. सिर्फ वही पर्पज है आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है ये क्रिएट करने का. एक परसेंटेज है जो अप्लाई करनी है हमने कि इतना आपने सीसीबी मेंटेन करके रखना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है. तो क्या परसेंटेज है पहले तो वही देखते हैं. सो मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल बीसीबीएस ने कितना रिकमेंड किया, 4.5, लेकिन इंडिया में कितना इंप्लीमेंट किया गया है, 5.5. एडिशनल टियर 1 कैपिटल जो है 1.5 रिकमेंड किया बीसीबीएस ने, इंडिया में भी कितना इंप्लीमेंट किया गया, 1.1. तो टोटल अगर मैं बात करूं टियर 1 कैपिटल की, यही दोनों तो डिस्कस किए थे ना हमने, तो टोटल कितना मेंटेन करके रखना है. बीसीबीएस ने बोला कि भाई 6%, इंडिया ने कितना इंप्लीमेंट करवाया है, 7. स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है ना आपसे कि बताओ कि टोटल टियर 1 कैपिटल का कितना परसेंटेज है, तो 7%, ध्यान में रखिएगा. इसके बाद टियर 2 कैपिटल, तो टियर 2 कैपिटल बीसीबीएस ने बोला 2%, इंडिया में भी कितना इंप्लीमेंट किया गया, 2. तो मिनिमम टोटल कैपिटल की अगर मैं बात करूं टियर 1 एंड टियर 2, दिस इज गोइंग टू बी 8 एंड 9. तो यही 8 एंड 9 की मैं पहले बात करी थी कि 8% आपने कब लगाना है एंड 9% कब लगाना है. तो 8% बीसीबीएस ने रिकमेंड किया है, इंडिया में आरबीआई स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के अगेंस्ट. तो कितना इंप्लीमेंट करवाया गया, 9%. फिर सीसीबी जो आपका बफर जोन मेंटेन करके रखना है, ये कितना बोला बीसीबीएस ने, 2.5, एंड इंडिया में भी कितना इंप्लीमेंट किया गया, 2.5. तो यहाँ पे अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि बताओ कि जो कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल है और आपका जो सीसीबी है, कितना परसेंटेज आपने मेंटेन करके रखना है, तो कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल जो है आपका उसमें ऐड कर दो जो आपका बफर जोन वाला है 2.5, यू विल बी गेटिंग 7% एंड 8%. मिनिमम टोटल कैपिटल की अगर बात करो, ई एंड एफ पॉइंट जो है उनको कर दो ऐड, यू विल बी गेटिंग कि इतना आपने इन टोटल मेंटेन करके रखना है. तो मिनिमम टोटल कैपिटल सी एंड डी मतलब टियर 1 कैपिटल टियर 2 कैपिटल इनका सम, एंड सीसीबी में आपने कितना मेंटेन करके रखना है, 2.5, यू विल बी गेटिंग 10.5 एंड 11.5. गेटिंग माय पॉइंट. इन टोटल मतलब अगर सीसीबी वाला भी पोर्शन आपसे पूछ लिया जाए कि ये पोर्शन भी इंक्लूड करके आपने बताइए कि कितना रहेगा जो आपने मेंटेन करना है, देन दैट इज 10.5 एंड 11.5, ठीक है.
देन एक जो जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज रिलेटिंग विद कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करो या कैपिटल रिस्क एसोसिएटेड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना भी आपका कैपिटल फंड है डिवाइड करोगे रिस्क वेटेड एसेट के साथ, कैपिटल फंड डिवाइड करोगे रिस्क वेटेड एसेट के साथ, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। ये हमने डिस्कस करना, अभी जो केस स्टडी करनी है ना तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ध्यान में रखिएगा, रिस्क वेटेड एसेट में आपके सारे कैटेगरी ऑफ रिस्क रहेंगे जो बीसीबीएस ने बोले हैं। कौन कौन से बोले थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। मतलब जो नीचे आपने पोर्शन लेना है तीनों का सम लेना है, ठीक है, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल। क्लियर? ओके तो इसके बाद ना कुछ अमेंडमेंट की गई बेसल 3 फ्रेमवर्क में। व्हाट आर दैट? अमेंडमेंट इन बेसल 3 फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने आपको बोला ना कि टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल कंप्राइसेस सम आइटम, तो उसमें से एक आइटम है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसमें क्या चेंजेस किए गए, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको, तभी आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाओगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बैंक्स प्रॉपर्टी कंसिक्वेंट अपॉन इट्स रिवैल्यूएशन वुड बी कंसीडर्ड एज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। तो ये किसका पार्ट है? पहली बात तो ये इक्विटी टियर 1 कैपिटल का पार्ट है इंस्टेड ऑफ टियर 2 कैपिटल। दिस वुड कंटिन्यू टू बी रेकन एट अ डिस्काउंट ऑफ 45%। मतलब आपने मेंटेन कितने पे करके रखनी है, सॉरी 55 आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड 45 पे आप क्या करोगे, मेंटेन करके रखोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व। गेटिंग माय पॉइंट? देन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अराइजिंग ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स फॉरेन ऑपरेशन टू द रिपोर्टिंग करेंसी मे टेकन एज कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल। These will be reckoned at a discount of 25। मतलब कितने पे मेंटेन करके रखना है, 75 पे, ठीक है। देन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने ध्यान में रखने हैं दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द केस स्टडी, दे आर टियर 2 कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन टियर 1 कैपिटल, ठीक है। सो इट कैन मैक्सिमम और इक्वल टू टियर 1 कैपिटल। टियर 2 कैपिटल शुड बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ टोटल टियर 1 कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस विद द नॉर्म्स। Revaluation reserve will be taken at 55% discount to include in tier 1 capital, so its value will be 45% of original value for inclusion in tier 1। I hope so ये concept clear हो रहा हो आपको, ठीक है। Then general provision and loss reserve will be admitted in a tier 2 capital। जो आपके reserves and provision बनाई है आपने वो किसका पार्ट रहेंगी, टियर 2 कैपिटल का पार्ट रहेंगी। एंड आपने कितना मेंटेन करके रखना है, ये 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है अराइज होता है कि टियर 1 कैपिटल कंप्राइसेस व्हाट, टियर 2 कैपिटल कंप्राइसेस व्हाट, क्या क्या चीजें पार्ट रहेंगी टियर 1 कैपिटल का एंड टियर 2 कैपिटल का। तो टियर 1 कैपिटल में आपका रहेगा पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है सबके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो काइंडली प्लीज प्रीवियस सेशन जरूर गो थ्रू कीजिए। पेड अप कैपिटल, डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व के अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट ये आपने रिजर्व मेंटेन करने ही करने हैं। स्टॉक सरप्लस अगर कोई है, रिवैल्यूएशन रिजर्व एट 45% ऑफ वैल्यू। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। देन परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सी ये आपको सुनने में लगेगा कि पता नहीं क्या चीज है, वर्ड बाय वर्ड इसको समझो, आप अपने आप इसका मीनिंग ड्राइव कर लोगे। परपेचुअल का मतलब क्या रहता है, ऑन कंटिन्यूस बेसिस। क्यूमुलेटिव आपको पता है ना, या इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या प्रेफरेंस शेयर में, दोनों के अपने क्या है बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, मतलब एक साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, जो भी आपका डिविडेंड बनता था इकट्ठा होता जाएगा, नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। अगर तो इकट्ठा हो रहे हैं तो वो क्यूमुलेटिव, नहीं हो रहा तो नॉन क्यूमुलेटिव। तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है ये भी आपका पार्ट है टियर 1 कैपिटल का, ठीक है। देन टियर 2 कैपिटल कंप्राइसेस अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, सुबॉर्डिनेट डेट्स, जर्नल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स, मैक्सिमम 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स वाई बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व मैक्सिमम कितना मेंटेन करके रखना है, यहाँ पे 1.25%। देन परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसमें आप ध्यान रखिएगा नॉन क्यूमुलेटिव था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ध्यान में रखिएगा दोनों केसेस में। तो परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टियर 2 कैपिटल का पार्ट है। रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है आपका टियर 2 कैपिटल का पार्ट है।
कौन से न्यून क्यूमुलेटिव रिडीमेबल, ठीक है, कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, रिडम्पशन का मतलब बेसिकली क्या रहता है, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस मिल जाएगा वो पैसा, से 10 ईयर से 20 ईयर। आपने डिवेंचर के कंटेक्स्ट में ये चीज सुनी होगी। तो अगर आप रिडीम करवा सकते हो अपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है, जो भी वो शेयर्स हैं वो पार्ट रहेंगे आपके टियर 2 कैपिटल का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अभी आते हैं केस स्टडी के ऊपर, ठीक है जी सर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है, ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है, मे बी यही वीक आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो वीडियो। तो डेफिनेटली आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं केस स्टडी के ऊपर। तो एबीसी बैंक हैज कंप्यूटेड फॉलोइंग फिगर्स, ये